नमस्कार, डीबी लाइव महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी अमलेंदु उपाध्याय जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका और हमारे तमाम दर्शकों का। महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है। 2 डिप्टी सीएम और सीएम जो है वो शपथ ले चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है सरगर्मी बढ़ती ही जा रही है। लगातार जो है महाराष्ट्र की सरगर्मी तेज है और इस बीच शिंदे को लेकर कई जो है बयान सामने आ रहे हैं। शिंदे को लेकर बहुत सी बातें सामने आई हैं। कहा यह जा रहा है कि शिंदे उप मुख्यमंत्री बनना ही नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें दबाव में आकर बनना पड़ा। लेकिन वहीं एक खबर यह भी आ रही है कि जो शिंदे है वो गृह मंत्रालय को लेकर अड़े हुए हैं, वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। उन्होंने साफ जो है बीजेपी के सामने मांग रख दी है गृह मंत्रालय की और वो इससे कम पर मानने को तैयार नहीं है। वहीं अजीत पवार की बात की जाए तो अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनने का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आज शिंदे अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, अजीत पवार ने बिल्कुल भी समय नहीं लगाया और उन्होंने एक बार में ही सहमति जता दी। उन्होंने डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली और वो तैयार हो गए डिप्टी सीएम बनने के लिए। और जैसे ही शपथ ली, एक दिन बाद खबर आती है कि उनको बड़ी राहत मिली है। अजीत पवार को आईटी की तरफ से बड़ी राहत मिली है। 1000 करोड़ की जो उनकी संपत्ति जब्त की गई थी और वो मुक्त करा दी गई है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खबर है और इसको लेकर जो विपक्ष है वो लगातार हमलावर दिखाई दे रहा है। विपक्ष का बयान आया है, कांग्रेस का एक ट्वीट आया है। कांग्रेस ने क्या कुछ लिखा है ट्वीट करके वो भी आपको बता देते हैं। कांग्रेस ने ट्वीट में लिखा है कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन, यानी कि उन्होंने ये कहा है एक तरीके से कि जो कांग्रेस है वो लगातार यही दावा करती आ रही है कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जो भी धुलता है वो साफ हो जाता है। तो इस बीच जो ट्वीट आया है कांग्रेस का वो अजीत पवार को लेकर आया है। कांग्रेस ने ट्वीट करके भी अजीत पवार की एक फोटो शेयर की है और उस पर लिखा हुआ है कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन। और इस पर और भी कई नेताओं की प्रतिक्रिया आई है जो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे अमलेंदु जी, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए आंचल, इसको ये समझा जाए कि विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता रहता है कि भारतीय जनता पार्टी एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं को फंसाती है और ईडी और सीबीआई के जरिए उन नेताओं को तोड़ने की कोशिश करती है जो दूसरे दलों के महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं और फर्जी आरोप लगाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अजीत पवार का बाकायदा नाम लेकर भोपाल की जो उनकी रैली थी उसमें भ्रष्टाचारी कहा था उनको, अजीत पवार को, और ये कहा था कि 70,000 करोड़ का घोटाला है। इस तरह की सारी बातें हुई थी। लेकिन इसके बाद अजीत पवार एक हफ्ते बाद ही शामिल हो गए महायुति में, जो बीजेपी के साथ शामिल हो गए। उसके बाद उनके साथ लोकसभा का चुनाव भी लड़ा गया मिलकर और उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा गया विधानसभा का भी, और विधानसभा चुनाव के बाद फिर से उनको उप मुख्यमंत्री भी बना दिया गया। तो यानी आपके आरोप लगाने की अहमियत क्या रह जाती है जब इसी तरह की चीज़ें होती हैं। और वो आरोप यानी एक तरीके से देखा जाए कि अगर आज 1000 करोड़ की संपत्ति अजीत पवार की बड़ी हो जाती है, छूट जाती है, तो ये क्या सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस बात पर तमाचा नहीं है जो वो अजीत पवार को भ्रष्ट कर रहे थे? क्या आप नरेंद्र मोदी अजीत पवार से माफ़ी मांगेंगे? क्या आप भ्रष्ट नहीं हैं? क्या नरेंद्र मोदी अब अजीत पवार को एक प्रमाण पत्र जारी करेंगे कि आप बहुत ईमानदार हैं? अब ये सवाल होना शुरू हो गए और इसीलिए कांग्रेस ने इस तरीके से पोस्टर जारी करके कहा कि इस पोस्टर के जरिए बताने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से करती है वो ये है। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल ने भी अभी विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में ये आरोप लगाया कि अडानी जो थे वो उनके यहाँ घुसना चाहते थे बिजली के क्षेत्र में और उन्होंने उनको जो था वो वहाँ ठेका नहीं दिया। अगर वो दे देते तो अरविंद केजरीवाल को जेल नहीं जाना पड़ता। यानी किस तरीके से बीजेपी काम करती है, इस तरीके के आरोप लगते रहते हैं। तो ये जिस तरीके से अजीत पवार की अभी ये संपत्ति छूटी है, हम ये नहीं कह रहे कि अजीत पवार भ्रष्ट हैं, ये तो बीजेपी कह रही थी कि अजीत पवार भ्रष्ट हैं। और नेचुरली करप्ट पार्टी, ये सेंटेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्तेमाल किया था एनसीपी के लिए। वही एनसीपी के मुखिया इस समय अजीत पवार हैं। तो जिनके लिए आपने नेचुरली करप्ट पार्टी कहा था, तो अब नेचुरली करप्ट पार्टी के साथ आप इस समय दिखाई पड़ रहे हैं और उनकी संपत्तियां भी अब छूट जा रही हैं। तो ये सीधे सीधे सवाल खड़े करता है बीजेपी के ऊपर। जी बिल्कुल, इस पर जो है संजय राउत की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि अजीत पवार बीजेपी के साथ आए तो सब वॉशिंग मशीन से साफ हो गया, बीजेपी से हाथ मिलाइए तो सब साफ हो जाता है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बयान है। जिस तरीके से विपक्ष तो पहले से इस तरीके के आरोप लगाता आ रहा था और कहीं ना कहीं अब उनके जो आरोप है वो सच साबित होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये जो मामला है अजीत पवार वाला वो 3 साल पुराना है। जब 2021 में अजीत पवार, उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार और उनके बेटे जो है, उनके बेटे पार्थ पवार की संपत्तियों को आयकर विभाग ने जब्त कर लिया था। 1000 की संपत्ति थी, उनके करीबियों की संपत्तियों को भी रेड डाली गई थी, जब्त किया गया था और अब उनको है जो मुक्त कर दिया गया है। तो ऐसे में जो विपक्ष है हमलावर दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं ऐसे बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। इस पर विजय वडेट्टीवार की भी प्रतिक्रिया आई है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। नहीं, ऐसा है कि भाजपा का मकान ही ऐसा बना है जहाँ पे उसके घर में घुसता है, एंट्री मिलती है तो वो क्लीन होके बाहर आता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है।
और जो दूर रहता है वो उनके इसमें वो पूरा बुरी तरह गंदा दिखता है, उनके ऊपर कुछ दाग होते हैं, पर इनके घर में आने के बाद में सब दाग निकल जाते हैं। ये पूरा दाग धोने का एकमेव मकान कौन सा है तो वो बीजेपी है। ये अभी हिंदुस्तान में प्रूव हो चुका है। थैंक यू। आपने कि किस तरीके से विजय वडेट्टीवार ने ये साफ कह दिया है कि कोई नई बात नहीं है, जो बीजेपी के साथ जाता है उसे क्लीन चिट मिल जाती है। इस तरीके का जो बयान दिया है विजय वडेट्टीवार ने, इस पर आपकी और क्या राय है? देखिए, ये तो विजय वडेट्टीवार चूंकि विपक्ष के नेता है, मतलब विपक्ष में हैं, अब नेता विपक्ष नहीं है, पहले नेता विपक्ष थे, अब तो नेता विपक्ष वहाँ बनेगा ही नहीं कोई, चूंकि किसी के पास इतना नहीं है। तो लेकिन ये जो प्रतिक्रिया दी है विजय वडेट्टीवार ने, ये प्रतिक्रिया उसी तरीके की प्रतिक्रिया है जिस तरीके की पहले भी प्रतिक्रियाएं विपक्ष देता रहा है। यानी ईडी के केसेस को लेकर जिस तरीके से आती रही प्रतिक्रियाएं, उसी तरीके की प्रतिक्रिया है कि इनकी वॉशिंग मशीन में जो जाता है वो धुल जाता है। और ये इस तरीके के सवाल निश्चित तौर पर उठते रहेंगे कि अगर बीजेपी के साथ कुछ चला जाता है तो ये अकेले अजीत पवार नहीं है। इससे पहले अजीत पवार, आपने सुनेता पवार का मसला भी बताया, आपने अजीत पवार का मसला बताया, छगन भुजबल को भी इसी तरीके से मिल गया। उनकी तो फाइल ही गायब हो गई, ईडी को फाइल ही नहीं मिली छगन भुजबल को कि कहाँ चली गई। बहुत लंबी फेहरिस्त इस तरीके की है। चंद्रबाबू नायडू का इसी तरीके से नाम है। तो बहुत सारे लोगों की इस लिस्ट है और जिनको बीजेपी खुद करप्ट कहती है और उनके साथ फिर गले मिल करके इस तरीके से काम करती है और फिर ईडी से उनको जो छूट भी मिल जाती है, राहत मिल जाती है। तो इसीलिए ये सवाल उठे। तो विजय वडेट्टीवार ने यही सवाल उठाया है कि बीजेपी के साथ जो जाता है वो वॉशिंग मशीन में धुलकर आ जाता है। जी बिल्कुल, मतलब मैं आपको बता दूं कि 5 तारीख को जो है 5 दिसंबर को अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी और उसके एक दिन बाद ही उनके लिए इतनी बड़ी राहत भरी खबर सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है और कहें तो ये बीजेपी ने एक तरीके से अजीत पवार को उनका साथ देने का इनाम दिया है, ये भी कहा जा सकता है। इस बीच अगर शिंदे की बात की जाए तो शिंदे जो है लगातार नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने जो गृह मंत्रालय की मांग है वो तेज कर दिया है, वो अड़ गए हैं अपनी जिद पर। उनका कहना यही है कि वो गृह मंत्रालय से कम में मानने वाले नहीं है क्योंकि सीएम पद जो था वो उनके हाथ से जा चुका है। अब वो डिप्टी सीएम बन गए हैं तो उन्होंने ये मांग जो है वो तेज कर दी है। और इस बीच इसी चीज को लेकर जो है शिंदे गुट के नेता हैं एक उदय सामंत, उनका बयान आया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, मैं आपको बता देती हूं कि शिंदे उप मुख्यमंत्री बनने के इच्छुक नहीं थे। पार्टी के विधायकों और नेताओं ने जोर देकर कहा कि उन्हें सरकार का हिस्सा बनना चाहिए। विधायकों ने दलील दी कि अगर वो सरकार में नहीं रहते हैं तो इन योजनाओं पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। तो ये बहुत बड़ा बयान है कि जो शिंदे हैं वो तो सीएम बनना चाहते थे, वो डिप्टी सीएम बनना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने लगातार दावे भी यही किए, आखिरी दम तक वो लड़ते रहे, वो यही कहते रहे कि मैं सीएम बनना चाहता हूं, जनता भी यही चाहती है क्योंकि मैं जनता की बातें सुनता हूं, जनता के काम करता हूं, तो जनता मुझे चाहती है कि मैं सीएम बनूं। लेकिन जो बीजेपी थी वो बीजेपी लगातार यही कह रही थी कि जो भी सीएम बनेगा वो बीजेपी का होगा। तो ऐसे में जो है वो बीजेपी और शिंदे गुट जो आमने सामने आ गए हैं। शिंदे जो है लगातार नाराज दिखाई दे रहे हैं और यही वजह है कि वो अपनी मांग पर भी अड़े हुए हैं, वो कम में मानने को तैयार नहीं। गृह मंत्रालय की मांग उन्होंने कर दी है और ये जो बयान आया है कहीं ना कहीं इससे महाराष्ट्र की राजनीति पर असर जरूर पड़ सकता है। हाँ बिल्कुल, इस पर असर पड़ सकता है महाराष्ट्र की राजनीति पर, और काफ़ी असर पड़ सकता है। और ये जो जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं, और ये खासतौर से अगर देखा जाए कि शिंदे अगर नाराज हैं, एक तो ये कि शिंदे जो लगातार कह रहे थे कि साहब मैं कॉमन मैन का आदमी हूँ और मैं तो कॉमन मैन की तरीके से मैंने काम किया, जनता चाहती है कि मैं बना रहा हूँ, मतलब मुख्यमंत्री मैं ही बनूँ, जनता ये चाहती है। तो ये सीधे सीधे उन्होंने संकेत दिए थे कि उनको ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, बीजेपी उनकी बात माने। लेकिन बीजेपी ने उनको किसी भी हाल में बनाने से मना कर दिया। जो उद्धव ठाकरे का जो अखबार है सामना, उद्धव ठाकरे शिवसेना का, उसने तो बाकायदा ये लिखा कि गृह मंत्री के सामने गिड़गिड़ाते रहे एकनाथ शिंदे कि 6 महीने के लिए ही मुख्यमंत्री बना दो, और बहुत बेरहमी के साथ अमित शाह ने ये मांग ठुकरा दी। ये उनका कहना है। अब ये बयान अखबारों की बातें हैं और पार्टियों की बातें क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो एकनाथ शिंदे के मुख से निकल रहा है और एकनाथ शिंदे का जिस तरीके से भावभंगिमा देखने को मिल रही है, उससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि एकनाथ शिंदे इस गम से उबर नहीं पा रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री नहीं रहे। भाई आखिर अगर आपने अपनी पार्टी के साथ विश्वासघात किया था और आप बीजेपी के साथ आए थे, तो इस विश्वासघात का आपको इनाम क्या मिला? 2.5 साल का मुख्यमंत्री पद, और उसके बाद फिर आपका भी 12वीं के बाद इंटर करा दिया जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस का कराया गया था। तो 12वीं के बाद इंटर करना नहीं चाहते थे एकनाथ शिंदे, लेकिन बीजेपी ने ज़बरदस्ती उनको जो था वो 12वीं के बाद इंटर करवा ही दिया।
अब अजीत पवार अब जो फड़फड़ा रहे हैं एकनाथ शिंदे, वो फड़फड़ा रहे हैं कि किस तरीके से अब वो कॉलेज में जाकर दाखिला लें। यहाँ तो जो है अगर बीजेपी ने उनकी बात नहीं मानी है गृह मंत्रालय देने की भी, तो फिर 12वीं के बाद इंटर और इंटर के बाद हाई स्कूल हो जाएगा उनका। और कहीं ऐसा कर दिया बीजेपी ने कि ठीक है, ज़्यादा गृह मंत्रालय करोगे तो ठीक है, हम दीपक केसरकर को दे देते हैं, संजय सिरसाट को दे देते हैं, या उदय सामंत को दे देते हैं, किसी को भी हम जो है गृह मंत्री बना देते हैं, पर शिंदे साहब आपको गृह मंत्री नहीं बनाएंगे। तो ये और ज़्यादा अपमान होगा फिर एकनाथ शिंदे का। तो बीजेपी ऐसा खेल भी कर सकती है, चूंकि उसे अब हर हाल में एकनाथ शिंदे को इस स्थिति में लेकर आना है कि एकनाथ शिंदे खुद जो है वो महायुति छोड़कर चले जाएं और उनकी पार्टी को तोड़ के बीजेपी अपने साथ कर ले। अब इस दिशा में आगे बढ़ेगी। तो बीजेपी की रणनीति ये हो सकती है कि एकनाथ शिंदे को गृहमंत्री नहीं बनाए, उनकी पार्टी के ही किसी नेता को गृहमंत्री बनाकर और उनकी पार्टी को तोड़ दिया जाए और वो अपने आप पार्टी टूट जाए। इस तरीके की चीज़ें वो करेंगे। क्योंकि दीपक केसरकर जिस तरीके से बयान दे रहे थे लगातार कि हम दबाव डालेंगे और जिस तरह की बातें कर रहे थे, उससे ही साफ लग रहा था कि दीपक केसरकर शायद एकनाथ शिंदे की पार्टी में दूसरे एकनाथ शिंदे बनने के लिए तैयार बैठे हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो शिंदे का अस्तित्व खत्म करने पे तुली हुई है। दिखाई भी दिया पिछले दिनों, जिस तरीके से लगातार शिंदे जो है उभर कर सामने आ रहे थे, वो लगातार अपनी मांग पर अड़े हुए थे, लेकिन बाद में उन्हें अपना पैर पीछे खींचना पड़ा। सीएम पद से उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया और इस बीच जो है महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। उसमें उन्होंने आदित्य ठाकरे जो है शिवसेना यूबीटी नेता, उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने ये कह दिया कि हमारे जो जीते हुए विधायक हैं वो शपथ नहीं लेंगे। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। क्यों आप लोगों ने विरोध बहिष्कार किया, ये बारे में हमने आज बहिष्कार किया है। इसी का एक ही कारण है, अगर आप देखें तो मार्केटवाड़ी डेमोक्रेसी को मारा जा रहा है। ये डेमोक्रेसी को ईवीएम के हिसाब से, ईवीएम के माध्यम से हो या फिर जो भी रिगिंग कर रहे हैं उसके माध्यम से मॉकरी कर रहे हैं डेमोक्रेसी। और यही जो मैंडेट है, ये मैंडेट न जनता का है ना महाराष्ट्र का है, ये मैंडेट ईवीएम का है और ये मैंडेट इलेक्शन कमीशन का है। हम यही बात करना चाहते हैं। आज जो शपथ नहीं लिए इसी के लिए नहीं लिए क्योंकि आज जनता का आदर करना चाहते हैं। जनता के जो मन में शंका उपस्थित है उसे उत्तर देना चाहिए। तो आदित्य ठाकरे ने ये साफ साफ कह दिया है कि जो जनता का जनादेश है, अगर ये जनता का जनादेश होता तो लोग खुश होते, लेकिन लोग खुश नहीं है। और उन्होंने इसके साथ ही ईवीएम पर, चुनाव नतीजों पर संदेह जताया है। उन्होंने ये साफ कह दिया है कि ईवीएम पर उन्हें शक है और यही वजह है कि उन्होंने जो नए जीते हुए विधायक है उनको शपथ नहीं लेने दी। और इसके साथ ही इस पर अजीत पवार की भी प्रतिक्रिया आई है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। ऐसा आरोप यहाँ लगा कि कुछ फायदा नहीं है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहिए, उसको वहाँ उनको न्याय नहीं मिला तो उन्होंने कोर्ट में जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो आपने सुना कि अजीत पवार ने ये साफ कर दिया है कि अगर उनको कोई दिक्कत है उन्हें चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए, विपक्ष को चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए। इस तरीके का जो बयान है अजीत पवार ने दिया है। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि ईवीएम को लेकर जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर दिखाई दे रहा है, चुनावों में धांधली के आरोप लगा रहा है, इस पर विजय वडेट्टीवार का भी एक बड़ा बयान सामने आया। क्या है पूरा मामला अमलेंदु जी? असल में ये कि जो मरकरवाली गांव है सोलापुर जिले का, वहाँ उत्तम जानकर जो वहाँ एनसीपी शरद पवार के एक विधायक जीत कर आए, वो उनका गांव है। वो विधानसभा चुनाव तो जीत गए लेकिन अपने ही गांव में वो चुनाव हार गए। तो वहाँ के गांव वालों ने तय किया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने 80% वोट जो था वो उत्तम जानकार को दिया था और यहाँ बीजेपी का कैंडिडेट जीत रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम मॉक पोल कराते हैं, पुनर्मतदान कराते हैं, बैलेट पेपर के जरिए कराते हैं और ये हम अपनी तरफ से कराएंगे, इसका चुनाव आयोग से कोई लेना देना नहीं है। वहाँ उन ग्रामीणों पर FIR दर्ज कर दी गई और वहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया, वो मॉक पोल ने वहाँ नहीं होने दिया। इसी तरीके से 2 और गाँव अकोला के जो है वहाँ भी होने वाला है। तो अब सूचना ये मिल रही है कि राहुल गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे उस मरकरवाली गांव जा सकते हैं और वहां उन ग्रामीणों से मिल सकते हैं जिन्होंने इस आंदोलन करने की शुरुआत की थी, ये शुरुआत की थी। तो अब जाते हैं राहुल गांधी और क्या होता है वो आगे देखने वाला होगा। लेकिन इसको लेकर जो है वो विजय वडेट्टीवार जो है वो उन्होंने अपना बयान दिया है और ये कहा है कि जब भी हम ईवीएम वीवीपैट की जांच के बारे में बात करते हैं तो चुनाव आयोग हमेशा मॉक पोल की बात करते हैं। वे हमें 100% जांच करने की अनुमति नहीं देते। चुनाव पारदर्शी तरीके से हुए, अगर ईवीएम में कोई समस्या नहीं है तो मरकरवाली गांव में पुनर्मतदान कराने में क्या समस्या है? अगर पूरा गांव इसकी मांग कर रहा है तो हम मरकरवाली गांव के लोगों के साथ हैं। यानी विजय वडेट्टीवार ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि अगर इस तरीके का कोई आंदोलन खड़ा होता है और गाँव वाले इस तरह की बातें कर रहे हैं तो हम उनके साथ हैं। यानी पूरे महाराष्ट्र में अब ये आंदोलन खड़ा होगा
और जहाँ जहाँ भी इस तरह की चीज़ें होंगी वहाँ समर्थन इंडिया गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी ऐसे आंदोलनों को देगा, ये समझ में आ रहा है। जी बिल्कुल, एक बार सुन लेते हैं कि विजय वडेट्टीवार ने क्या कुछ कहा है। क्यों क्या जाए, इलेक्शन कमीशन ने तो जो निर्णय लिया है, जो सुधार किया है, अगर हम लोग वहाँ पे ईवीएम चेक करने की बात करते हैं, वीवीपैट चेक करने की बात करते हैं, तो वो कहता है नहीं ईवीएम में मापखोल करो, हम लोग वीवीपैट 100% चेक नहीं करेंगे, मशीन क्या है ये देखो। इससे क्या पता चलता है? ये देखिए वो झूठ का सब सहारा है। हमें ये जो चुनाव हुआ है वो चुनाव पारदर्शी हुआ है, इससे हम समझते नहीं है। सवाल आज का यही है कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है तो मार्केट वाले में डर क्या है? होने दो ना, पूरा गांव चिल्ला रहा है ना कि हमने वोट नहीं डाले महायुति को, तो एक बार दूध का दूध पानी का पानी होने दो, तुम्हारी सच्चाई सामने आएगी। अगर उतने वोट 80% वोट अगर महायुति को मिले उस गांव में, और पूरा गांव ये चिल्ला रहा है कि हमने वोट दिया ही नहीं, और जहाँ पे चुनाव हारा हुआ एमएलए हारा हुआ कैंडिडेट्स ये नहीं मांग रहा है, जीता हुआ कैंडिडेट्स मांग रहा है, इसका मतलब क्या है? आप क्या समझोगे? और क्या है, इलेक्शन तो हुआ है तो उनमें चांस उनको गांव वालों को अगर वो मापखोल करना चाहते हैं तो आपको परेशानी क्या है? आप क्या छुपाना चाहते हैं? सवाल यही आता है। इसीलिए हमने आज बहिष्कार डालने का निर्णय लिया। हम मार्केटवाड़ी गांव के निर्णय के साथ है, और जो उनको अरेस्ट किया गया, लाठीचार्ज हुआ है, हम उसके खिलाफ में निषेध करने के लिए आज का निर्णय लिया है। ये सिर्फ स्टंटबाजी है, और पहले दिन और दूसरे दिन कल उनको कुछ भी करके शपथ लेना है। पहले दिन खाली स्टंटबाजी की जा रही है, ऐसा आरोप किया जा रहा है आप लोग को। नहीं, शपथ लेंगे ना, वो हमको चुनो के जनता, हम देखो एमएलए है तो शपथ तो लेंगे, पर क्या ऐसी घटनाएं हो रही, आका महाराष्ट्र के हर गांव से डिमांड आ रही, तो उस बारे में तो जनता के साथ में नहीं रहना चाहिए हम लोगों ने। हम इसीलिए उनके साथ में अजित पवार को रिलीज कर दिया है, जो उनके ऊपर वो तो करना ही था, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, ये कोई नया अचंभे वाली बात नहीं है। स्पष्ट रूप से क्लियर है कि जो उनके साथ रहेगा वो क्लीन चिट तो पाएगा। मैं कई वर्षों से बीजेपी के साथ हूँ, लेकिन अब जाकर मुझे क्लीन चिट मिली है, तो नहीं वो तो सवाल ही नहीं है, ये चुनाव तक का इंतजार था। चुनाव में अभी साथ है, वो सब होना ही है, ये नई बात नहीं है। भाजपा के घर में जो जाएगा वो बेदाग रहेगा, और घर के बाहर रहेगा वो दाग वाला होगा। तो सुना आपने कि किस तरीके से विजय वडेट्टीवार ने बयान देते हुए ये साफ कर दिया है कि उन्होंने चुनावों का बहिष्कार कर दिया। इसके साथ ही जो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था, जिसमें नए विधायकों को, जो जीते हुए विधायक है उनको शपथ लेनी थी, उसका भी बहिष्कार कर दिया। उन्होंने मना कर दिया कि हमारे जीते हुए जो विधायक है वो शपथ नहीं लेंगे। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा बयान है। इसके साथ ही अजीत पवार को लेकर भी उन्होंने ये साफ कहा है कि जो भी बीजेपी के साथ जाता है उसे क्लीन चिट मिल जाती है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। एक तरफ बात की जाए अजीत पवार की तो बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं अब जो है, और मतलब अजीत पवार को बड़ी राहत मिल गई है, मतलब डिप्टी सीएम की शपथ लेने के एक दिन बाद ही। और वहीं बात की जाए शिंदे की तो वो लगातार जो है नाराज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनका जो है वो डिमोशन कर दिया गया है, सीएम से वो डिप्टी सीएम बन गए। उसके साथ ही गृह मंत्रालय की मांग जो उन्होंने की है बीजेपी से, कहीं ना कहीं बीजेपी उसे भी नजरअंदाज करती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे में जो है महाराष्ट्र की सियासत में काफी भूचाल आया हुआ है। महाराष्ट्र की सियासत में हलचल जो है काफी तेज है। और फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए